हिस्ट्री में आपने कई बार देखा होगा कि गद्दी के लिए अपने सगे भाइयों को भी रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एम्पायर की जड़ें मंगोलों से जुड़ी हुई थी वही अपने पूर्वजों के खिलाफ तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा? जी हाँ, 17वीं सदी में भारत के मुगल एम्पायर का सामना अपने ही पूर्वजों की संतानों से हुआ। साल 1679 में हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। यह कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी चिट्ठी से जो उस समय दिल्ली के लाल किले में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब के पास पहुंची। औरंगजेब, जो उस वक्त दक्कन को जीतने के जुनून में डूबा हुआ था, अचानक नॉर्थ की ठंडी वादियों की ओर देखने पर मजबूर हो गया। ये जंग सिर्फ दो राजाओं की नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों, विशाल मुगल साम्राज्य और मध्य एशिया के खूंखार जुंगा मंगोलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित बासगो का किला इस महायुद्ध का सेंटर बना। इस लड़ाई के पीछे छिपे थे तिब्बत के रहस्यमयी येलो हैट और रेड हैट संप्रदायों के विवाद, पश्मीना व्यापार का लालच और धर्म परिवर्तन की वो कठोर शर्तें जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 17वीं सदी की यह जंग आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भारत और चीन के बीच जिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का तनाव रहता है, उसकी नींव इसी बासगो की लड़ाई के बाद रखी गई। सवाल है कि आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसने औरंगजेब को अपने ही कुनबे से टकराने पर मजबूर कर दिया? कैसे मुगलों की जीत ने मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न चाइना की सरहदें तय की? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह कहानी शुरू होती है लद्दाख से। लेह से कारगिल जाने वाले हाईवे पर करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है बासगो। आज भले ही ये गांव सुनसान सा लगता है, लेकिन कभी यहाँ पर एक किला हुआ करता था और एक बेहद पुराना बौद्ध मठ भी। इस किले को ही साल 1679 में चारों तरफ से घेर लिया गया। इसे घेरने का काम किया था मंगोलों ने। लेकिन मंगोलों और मुगलों की लड़ाई को जाने उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर मंगोल फौज ने लद्दाख पर हमला किया क्यों। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 400 साल पहले, यानी 1624 के तिब्बत की ओर। ये वो टाइम था जब तिब्बत एक देश या फिर राज्य नहीं था, बल्कि कई हिस्सों में बटा हुआ जमीन का टुकड़ा था, जहां कई सारे राजा एक साथ अलग अलग हिस्सों पर रूल करते थे। इन राजाओं की आपस में लड़ाई थी। तिब्बत में दो तरह के बौद्ध संप्रदाय थे, एक रेड हैट और दूसरे येलो हैट। ये दोनों तरह के लोग सदियों से लड़ते चले आ रहे थे। एक तरफ जहां येलो हैट तिब्बत में ताकतवर थे, जिसके नेता थे दलाई लामा, वहीं दूसरी तरफ भूटान में रहने वाले रेड हैट्स भूटान की ओर ताकतवर थे। अब इन दोनों गुटों में आपस में लड़ाई होती थी, लेकिन कभी दोनों के बीच फैसला नहीं हो पाया, समझौता नहीं हो पाया। फिर इसी बीच मंगोलों की एंट्री हुई। तब मंगोलों का राजा राज्य करता था, जिसे जुंगा खनात कहते हैं। यह आज के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना के शिंगजियांग प्रोविंस तक फैला हुआ था। इन्हीं के कंट्रोल में आज का अक्साई चीन का इलाका भी हुआ करता था। अक्साई चीन माने कि तिब्बत के पड़ोसी। यही वजह है कि तिब्बत की पॉलिटिक्स में सीधा साधा दखल था मंगोल्स का। मंगोल्स ने अपना सपोर्ट दिया तिब्बत के येलो हैट्स को। मंगोल सुल्तान अल्तान खान के सपोर्ट के चलते येलो हैट और ज्यादा खतरनाक हो गए और दलाई लामा इस तरह से तिब्बत के राजा के ही बराबर हो गए। खैर, अब यहां तक आपको समझ आया होगा कि दो गुट थे, रेड हैट और येलो हैट। इनकी लड़ाई में मंगोल तिब्बती दलाई लामा के साथ यानी येलो हैट्स के साथ खड़े हो गए। इस बीच में एंट्री होती है लद्दाख की। दरअसल हुआ यह था कि लद्दाख के राजा नामग्याल ने 1670 के दशक में भूटान को अपना सपोर्ट दिया था, यानी कि रेड हैट्स को अपना सपोर्ट दिया था। अब इस बात से नाराज हो गए दलाई लामा, जो भूटान से नाराज पहले से बैठे हुए थे। इस तरह लद्दाख भी भूटान की तरह तिब्बत का दुश्मन बन गया, और तिब्बत से दुश्मनी का मतलब था मंगोलों से दुश्मनी। यही फिर आगे चलकर हुआ भी। दलाई लामा ने घोषणा की कि लद्दाख उनका दुश्मन है। वो मौके की तलाश में थे जिससे लद्दाख के होश ठिकाने लगाए जा सके। इस बीच में घटना होती है। दलाई लामा को पता चलता है कि लद्दाख में येलो हैट्स को परेशान किया जा रहा है। इस बात का फायदा उठाकर लामा ने अपने दोस्त और मंगोल सुल्तान गुशी खान को लद्दाख पर अटैक करने के लिए राजी कर लिया। अब यहाँ पर याद रखिए, मंगोलों और दलाई लामा की पहले से दोस्ती है, इसलिए मंगोल आसानी से हमले के लिए तैयार हो गए। फिर मंगोल फौज निकल गई लद्दाख पर हमले के लिए। रास्ते में लद्दाख के कुछ दुश्मन भी मंगोलों के साथ हो लिए। इन्हीं में से एक थे राजा खेरी सिंह, जो कि बुशर रियासत के राजा थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन्हीं के वंशज हैं। खैर,
हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा था, इसीलिए खेरी सिंह ने मंगोलों की मदद करके स्पीति को अपने कब्जे में करने की पेशकश की, जिसके लिए मंगोल मान गए। इस तरह 3 संयुक्त ताकतों के साथ पैगोंग झील के आसपास चांगथांग में लद्दाखी सेना का सामना हुआ, जो कि ट्रेडिशनल रूप से लद्दाख और तिब्बत के बीच बॉर्डर माना जाता है। एक लंबी मुठभेड़ चली, मंगोल तिब्बती सेना ने लद्दाखी सेना को हरा दिया। सेना कम होने के चलते लद्दाख की सेना को भागना पड़ा और लद्दाख के राजा गलप नामग्याल को बाजगो के किले में शरण लेनी पड़ी, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। एक साथ 3 राज्यों की सेनाओं से लड़ने वाले नामग्याल डरे हुए थे। वो अकेले लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच उन्होंने भारत की सबसे बड़ी ताकत से मदद मांगने की सोची। तब भारत क्या, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में मुगल्स का नाम शामिल था। औरंगजेब के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी और भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा था। इसीलिए चुपके से एक दूत को नामग्याल ने कश्मीर की ओर भेजा, जहां पर इब्राहिम खान नाम का एक मुगल गवर्नर तैनात था। जब इब्राहिम को नामग्याल की खबर मिली तो उसने सबसे पहले यह खबर दिल्ली भेजी। यहाँ लाल किले में दिल्ली की गद्दी पर बैठे औरंगजेब के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी लद्दाख के राजा को बचाने की। एक तो लद्दाख का टेरेन बहुत खराब था, ऊपर से कड़ाके की सर्दी होती थी। लद्दाख में लोग बिना सर्दियों के कपड़े के रह ही नहीं सकते थे। खैर, लद्दाख जैसी जगह पर औरंगजेब का फायदा नहीं था, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि लद्दाख की मदद करके वो यहाँ के पश्मीना कपड़े के ट्रेड को काबू पा सकता है। इसीलिए औरंगजेब ने 2 शर्तों के साथ मदद भेजने की पेशकश की। पहली शर्त यह थी कि पश्मीना के ट्रेड में औरंगजेब को हिस्सा मिलेगा। दूसरी शर्त यह थी कि लद्दाख के राजा को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इधर लद्दाख के राजा के पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। मुगल्स की मदद के बिना वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने पहली शर्त को तो मान लिया, लेकिन दूसरी शर्त मानने को लेकर हिस्ट्री में कई सारे डिबेट हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि राजा ने इस्लाम कबूला था, कुछ का मानना था कि राजा ने ऐसा नहीं किया। एक कहानी ये भी कहती है कि राजा ने जनता के डर से बात को छुपा कर रखा, और असलियत जो भी रही हो, अंत में हुआ यही कि मुगलों ने लद्दाख की मदद की और मंगोलों से युद्ध किया। खैर, बाजगो आज के टाइम पर भले ही वीरान हो, लेकिन तब बाजगो का किला लद्दाख का सबसे मजबूत किला होता था। यही वजह है कि किले को घेर तो लिया गया, लेकिन मंगोल्स की सेना अंदर नहीं घुस पाई। इससे फायदा मिला मुगल्स को, क्योंकि उनकी फौज को पहुंचने के लिए टाइम मिल गया। फायदा उठाते हुए मुगल फौज जोजिला दर्रे को पार करते हुए लद्दाख में घुस गई और इसके बाद सिंधु नदी को पार करके बाजगो के किले के पास पहुंच गई, जहां पर मंगोल फौज ने राजा को घेरा हुआ था। साथ ही बुशर रियासत और तिब्बत की सेना भी थी, लेकिन मुगलों को इस बात से कोई खास फर्क पड़ा नहीं। बाजगो के पास ही एक मैदान में मंगोलों और मुगलों का आमना सामना हुआ। मुगल्स की फौज बेहद ताकतवर थी, इसीलिए उन्होंने तीनों को एक साथ हरा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि मंगोलों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। मुगलों ने फिर पीछा किया और लेह में स्पुतुक नाम की जगह पर एक बार फिर से इन्हें हरा दिया, और इस बार फिर मंगोलों को भागना पड़ा। मुगल्स ने फिर भी यहाँ पर पीछा करना नहीं छोड़ा और इस बार पैगोंग झील के पार भी इनको पहुंचा दिया। इस तरह से मंगोलों की हार हुई और मुगल्स को पश्मीना के सारे अधिकार मिल गए। इस तरह से लड़ाई जीतने के बाद औरंगजेब की सेना वापस चली गई, लेकिन मंगोल इस हार को भूले नहीं थे। 1684 में उन्होंने इस हार का बदला लिया, एक बार फिर हमला किया, लेकिन लद्दाख की किस्मत इस बार सही नहीं थी। इस टाइम पर औरंगजेब जो थे वो दक्कन में बिजी हो गए। लद्दाख के पहाड़ी इलाके में उसका कोई ध्यान नहीं था। लद्दाख कमजोर था, इसलिए उसकी हार तय हो गई। इस लड़ाई से तिब्बत और लद्दाख के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें तय हुआ कि लद्दाख तिब्बत को सालाना टैक्स देगा। एक संधि के तहत दोनों देशों का बॉर्डर फिक्स किया गया और दोनों ने माना कि एक दूसरे के मामले में दोनों दखल नहीं देंगे। साल 1835 तक ये लाइन बनी रही और इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ एक और लाइन बनाई, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। भारत और चाइना के बीच की जो कंट्रोवर्सी चलती है वो इसी लाइन को लेकर चलती है, क्योंकि चाइना ने इसे कभी भी माना ही नहीं। अगर आपको याद हो तो साल 1962 की जो जंग हुई थी वो इसी लाइन की वजह से हुई थी और ये झगड़ा आज भी जारी है। आज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम देखते हैं वो लाइन 1684 में तिब्बत और लद्दाख के युद्ध के बाद बनाए गए बॉर्डर के आसपास की लाइन है। इस तरह से मंगोलों से भारत में मुगलों की आखिरी लड़ाई हुई थी, जिसका कनेक्शन आज तक जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे अपने ही पुरखों के लड़कों से लड़ाई लड़ी मुगल्स ने। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।